अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त के साथ। हमेशा की तरह ये गुजारिश करूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, सच में दिल से शुक्रिया। और हम वही वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। पहले ही हमारी एपिसोड जो है वो एक दिन के गैप के साथ आती है, तो अब आपका मज़ीद वक्त तो बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जल्दी से एपिसोड की तरफ चलेंगे। हर रंग धनक का तेरे नाम किस नंबर 29। बकुमत आहिल। मैं पहले ही कम परेशान नहीं हूँ। आहिल की बात पर वो सख्त बदमज़ा हुआ था। पहले ही वो कम अजियत में नहीं था जो आहिल ये सब बातें बोलकर मजीद उसे बेकुल कर रहा था। किसने कहा है परेशान होने को? कहे तो उठा लेते हैं उसे। आहिल दाई आंख का कोना दबाता फारिस को मुफीद मशगलों से नवाजने लगा था। जब भी बोलना फजूल ही बोलना। फारिस उसे घूरता बोला था, इसमें फजूल क्या है? तुझ में क्या कमी है? और उस बोंगे हारिस शाह में कौन से सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं? मुझे तो फहाद से इस कम अक्ल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आहिल अपने दोस्त के गम में कुछ ज्यादा ही हिस्सेदार बन रहा था। पता नहीं यार, मेरे बस में हो तो मैं उस पर किसी और की नज़र न पड़ने दूं। इसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ता देख मैं बता नहीं सकता किस अजियत में हूँ। ये मानने में मुझे कोई आड़ नहीं कि फारिस खानज़ादा इस वक्त हारिस शाह की किस्मत पर रश्क करने के साथ साथ उससे सख्त जलन में भी मुब्तला है। फारिस खानज़ादा अहल के मुकाबिल सोफे पर मौजूद सोफे की बैग के साथ टेक लगाता खोखला सा हंसा था। इस हंसी में अजियत ही अजियत घुली थी। नामहसूस अंदाज में आंखों में आए बेबस आंसू को अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करता वो सीधा होकर बैठता। इस बलाकिल हंसादा को काबिल रहम लगा था। इसकी हालत पर आहिल भी संजीदा होता अपनी जगह से उठता, हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का कैन सामने मौजूद क्रिस्टल टेबल पर रखता फारिस के ही सोफे पर उसके करीब बैठ गया था। यार पागल हो गया है क्या? आहिल ने उसके आंसू बहाने पर उसे डपटा था। इसे अब रह रह कर फाहा पर तैश आ रहा था, यानी हद हो गई थी बेहिसी की। जब उसे इतना चाहता है तो कोई बड़ा कदम क्यों नहीं ले रहा? क्यों उसे उस खोंचू के लिए छोड़ रहा है? अब की बार आहिर अपने साइड पर पड़े टेबल पर रखे पानी के जग में से पानी ग्लास में निकालता, ग्लास फारिस की तरफ बढ़ाता, एक और मुफीद मशवरे से नवाज किया था। मैं उसे हारिस शाह के लिए कहाँ छोड़ रहा हूँ? फारिस खानज़ादा तो उसे उसके लिए छोड़ रहा है। पानी का ग्लास थामते वो खुद को कंपोज करता बोला था, कभी 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 दिल करता है उसे भी इस अजियत का जायका चखना चाहिए जिससे वो हर बार मुझे बुरी तरह रोशनास करवाती है। गिलास में से चंद पानी के घूंट भरने के बाद वो दोबारा गोया हुआ। आहिल खानज़ादा बगौर उसकी बात सुन रहा था जो न जाने आज किस मूड में था, वरना अपने अंदर का हाल वो कम ही जुबान से बयान करता था। मेरे हर एक्शन में हर बात का चच्चा साई से मुआवजा करना, मेरी मुंतजिर बेबस नज़रों से अपने सिर्फ नजरें ही किया रुख तक फेर जाना। फारिस खानज़ादा जो किसी से अपनी गलती होने के बावजूद माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, शर्मिंदा तक नहीं होता। सिर्फ उसके लिए जो गलतियां की ही नहीं, उनकी माफिया मांगने पर भी खुद से शर्मिंदा तक नहीं हुआ। फारिस बोलने पर आया तो बोलता चला गया था। मैं होता अगर तेरी जगह तो यकीन मान पहले तो उसे दो उल्टे हाथ की लगाता, फिर जबरदस्ती भी करनी पड़ती तो कट जाता, और अगर फिर भी ना मानती तो जान से ही मार देता। किस्सा ही खत्म। आहिल दोनों हाथ झाड़ता जर्ज को सोचता अपनी राय देने से फिर बाज नहीं आया था। फारिस अब की बार आहिल की बात पर मुस्कुरा दिया था। जरीश ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बेचारी तो उल्टा तुमसे डरी ही रहती है। हाँ, मुझसे पूछ कितना वो मुझसे डरती है। मर्जियां हर बार फिर भी अपनी ही करती है। एक दफा मूड मेरी जरा पक्की वाली सेटिंग हो जाए फिर मैडम के होश से ही ठिकाने लगाऊंगा। बहरहाल खुद पर ये नौबत मैं फिर भी नहीं आने दूंगा। जरीश का दिलकश सरापा सोचो के पर्दों पर लहराया तो साथ ही मुंह बनाता वो
فارس کی غلط فہمی بھی دور کر گیا تھا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جس پر غصہ کرنا چاہیے اس کے حق میں تو ابھی بھی بولنے سے باز نہیں آ رہا. پھر اس سب میں دادا جان کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ آخر کو اس کی گھر والوں سے ناراضگی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ دادا جان ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جو فہا کو مجھ سے شادی کے لیے رضامند کر سکتے تھے، مگر وہ تو الٹا اس کی بات مان کر حارث شاہ کے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. خیر چھوڑ یار، ہم بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جن کا کوئی حل ہی نہیں نکلنا. گلاس میں موجود پانی کے آخری چند گھونٹ پڑتا، وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا تھا، حال تو بہت سارے ہیں. اگر آپ مانیں تو لالا. شہریار کی آواز پر وہ دونوں بھی چونکتے. روم میں انٹر ہوتے شہریار کی جانب متوجہ ہوئے تھے. یک نہ شد دو شد. فارس منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا. جانتا تھا یہ میاں بھی آہل سے کم نہیں تھے. آجا میرے شیر، اب تو ہی کچھ سمجھا اپنے اس لالا کو. آہل شہریار کو اپنے پاس صوفے پر آ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتا، ساتھ ہی فارس کو سمجھانے کا بھی بول گیا تھا. یار لالا، پاہو کو آپ سے جو پرابلم ہے اسے شہریار پلیز بند کر دو اس ٹاپک کو. مجھے ابھی مزید اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں کرنی. فارس شہریار کو وہی ٹوک گیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا فہا کو لے کر کوئی ایسی بات ہو جس کا اثر ماہا اور شہریار کی زندگی پر ہو، اس لیے وہ اس ٹاپک کو ہی کلوز کر گیا تھا، جس پر وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا. آہل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، اسے فی الوقت خاموش رہنے کا بولتا، ساتھ نظروں سے تسلی بھی دے گیا تھا. کھانے میں کیا کھاؤ گے تم دونوں؟ وہ بتاؤ. فارس انٹرکام ہاتھ میں اٹھاتا ان سے کھانے کے متعلق پوچھنے لگا تھا، جس پر وہ کھانے کا بتاتے دیگر باتوں میں لگ گئے تھے. اس کے بعد فہا کا ٹاپک فارس نے ان کے بیچ زیر بحث آنے ہی نہیں دیا تھا، جس پر وہ دونوں شدید بدمزہ ہوتے. کھانا کھا کر اجازت لیتے بڑی حویلی روانہ ہو گئے تھے، جبکہ فارس صاحبزادہ دوبارہ ڈائننگ ہال سے روم میں آتا. جانے کب تک اپنے شغل میں مصروف ہو چکا تھا. سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا وہ اپنی نظریں سامنے اندھیرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا، جبکہ ذہن کے پردوں پر فہا ہی رقص کر رہی تھی. دوسری طرف شاہ حویلی میں مرحا اور زاویار کی رخصتی اور ولیمہ کی تیاریاں بالکل ہو چکی تھیں. اس ویکنڈ پر دونوں فنکشنز ایک ساتھ ہی رکھے گئے تھے. زاویار اور مرحا، ان دونوں کے بیچ بھی یہ دن خاموشی سے ہی گزرے تھے. فنکشن کے انویٹیشنز بڑی حویلی خدا جان سید امین شاہ کے ساتھ دے کر آئے تھے. چھوٹی حویلی میں انویٹیشن آج ساریہ بیگم بالاد شاہ جا کر دینے والے تھے. جس کا عائد کو علم ہوا تو وہ بھی زری سے ملنے کے لیے جانے کو بالکل تیار اور خوب ایکسائٹڈ تھی. جیسے ہی ان کی گاڑی چھوٹی حویلی پہنچی، مین ڈور پر موجود گارڈز نے حویلی کے اندر فون کر کے اجازت دی تھی. اجازت ملنے پر دروازہ کھولا گیا تو بالاد شاہ نے گاڑی آگے بڑھاتے پورچ میں آ کر روکی تھی. دوسری طرف دروازے سے مسکراتی فہمیدہ بیگم کا چہرہ نمودار ہوا تھا، جنہیں شاہ حویلی سے مہمان آنے کا پتہ چلا تو دوڑی باہر چلی آئی تھی. ساریہ بیگم بھی ان کو باہر آتا دیکھ مسکراتی گاڑی سے نکلتی ان کے گلے لگی تھی. فہمیدہ بیگم، ساریہ بیگم اور نینا خانزادہ، یہ تینوں ایک وقت میں بہترین دوستیں تھیں. فہمیدہ بیگم، ساریہ بیگم اور نینا خانزادہ، یہ تینوں ایک وقت میں بہترین دوستیں تھیں. بہت سے اچھے برے حالات انہوں نے ایک ساتھ دیکھے تھے. دونوں خاندانوں میں جو بھی چپلش تھی، اس کا اثر کہیں نہ کہیں ان کی دوستی پر بہت گہرا ہوا تھا، مگر دلوں میں محبت اور چاہت آج بھی ہنوز تھی. دونوں آگے بڑھتی کافی وقت تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہی تھی. بالاد شاہ اور عائد شاہ بھی گاڑی سے لڑتے جھگڑتے نکلتے ان کے پاس یہ کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ حویلی کے لان میں ہی ایک طرف کھڑا زرار حمزادہ موبائل کان کے ساتھ لگائے کال پر مصروف تھا. زرار کی نظریں ساریہ بیگم سے ہوتی ان دونوں کی بے تکلفی پر پڑی تو ماتھے پر بالوں کے ساتھ ساتھ موبائل پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی. پھر وہ جلدی سے اپنا کام نپٹاتا ان کی طرف بڑھا تھا، جو کہ ابھی بھی ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی میں لگے فہمیدہ بیگم سے مل رہے تھے. السلام علیکم. ان کے پاس پہنچنے پر زرار نے گلا کھنکھارتے
सबको अपनी तरफ किया था। तो सारिया बेगम ने मुड़कर मुस्कुराते इस लंबे चौड़े पुरुष कशी शख्सियत के हामिल शख्स के सर पर हाथ फेरते इस्लाम का जवाब देते हाल चाल पूछा था। फिर बलाल भी सारिया बेगम की आंखें दिखाने पर जरार से बगलगीर हुआ था। आयशा ने अलबत्ता इस पर एक से दूसरी निगाह नहीं डाली थी। सलामती भेजना तो फिर अलग ही बात थी। जर्रार खानज़ादा इसे इसकी ये हरकत छुपी न रह सकी थी, जो इसकी यहाँ आने से पहले तो खूब खिलखिला रही थी, मगर अब मुंह बनाए इसकी तरफ पुश्त करके खड़ी हो गई थी। आयशा न जाने क्यों इसका जब्त आजमाती थी। हालांकि जर्रार खानज़ादा अपने सोशल सर्कल में बहुत कूल माइंडेड और इजी गोइंग मशहूर था, मगर आयशा का इसे इग्नोर करना इसे शदीद गुस्से से दो चार कर रहा था। फिर ये काफिला हवेली के हाल के अंदर दाखिल हुआ था। फहमीदा बेगम ने इनकी खिदमत खूब बढ़ चढ़ कर की थी। ज़रिश भी मेहमानों का सुनती नीचे आई। सबसे मिलने के बाद वाहिद कुली अपने रूम में बढ़ गई थी। वैसे भी इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये सब ने उसे आराम करने का मशवरा दिया था। दोनों सहेलियां तो न जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गई थी। बातों के दौरान कभी दोनों आंखों में नमी साफ करने लग जाती, तो कभी रोती रोती हंस देती थी। मलार्स अपनी मां के इतना जल्दी इमोशनल हो जाने से हमेशा नाला ही रहा था, मगर अब समझ आई थी कि इनकी बेहतरीन दोस्त भी इनके जैसी ही थी। जरार और बलाज दोनों के दरमियान काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। दोनों खामोश बैठे अपने अपने मोबाइल यूज़ कर रहे थे। जर्रार खानज़ादा ने एक दो बार बात करना शुरू की थी, मगर बलाज शाह तो अलग ही टेंशन पर था। फिर जर्रार ने भी इसके लिए दिए अंदाज पर ज़्यादा भाव नहीं दिया था। फिर मज़ीद कुछ वक्त बैठने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने ध्यान में हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े यूज़ करता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था कि जरिश के रूम से आती आवाज़ में अपना नाम सुनकर उसके कदम थमे थे। अब उसके कानों के साथ साथ सारा ध्यान भी जरिश की तरफ लगा हुआ था। आयशा के मुंह से अपना नाम सुनकर वो ये गैर अखलाकी हरकत करने पर मजबूर हुआ था। आए तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? जर्रार लाला ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। दरिश मुसलसल अपने लाला के हक में बोल रही थी। अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। एक तो अंधों की तरह सीढ़ियाँ उतरते मेरा मोबाइल तोड़ दिया, सही करवाने के बजाय अपने पैसों का रोब झाड़ते पैसे मेरे मुंह पर मार के अपने ऑफिस चलते बने। और तो और घूरते तो इतना है जैसे मानो खा ही जाए अगले बंदे को। आयशा कि अपने बारे में कसीदा कोई पर जरा सख्ती से अपने लब भींच गया था। मैं नहीं मानती, मेरे लाला ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम इतना सीधा मत समझो अपने लाला को, अच्छी खासी तेज चीज़ है। महापा के निकाह पर भी मुझे घूरते रहे। आए तो जैसे आज सारे राज खोलने की तैयारी किए हुए थी। इससे पहले आए थे रेस्टोरेंट में हुए वाकये का जिक्र करती जर्रार रूम का दरवाज़ा नॉक कर गया था। इससे ज़्यादा ना तो अपनी तारीफें सुन सकता था और ना ही जरिश को परेशान होने दे सकता था, जो पहले ही दावत पर हुए वाकये की वजह से काफ़ी डाउन फील कर रही थी। दरवाज़ा नॉक होने पर दोनों सीधी होकर बैठी थी। फिर दरवाजे पर सुर्ख चेहरा लिए खड़े जर्रार को देख आए तो मुंह खोले बैठे से खड़ी हो गई थी। जरिश इसकी जल्दबाजी पर अपने लब आपस में व्यवस्थ किए अपनी हंसी रोक गई थी। गुड़िया तुम्हें मोरे बुला रही हैं, जरा उनकी बात तो सुनाओ। जर्रार खानज़ादा लगातार आयत को घूरता बहाना बनाता जरिश को जाने का बोल गया था, जिस पर जरिश जी लाला करती रूम से निकल गई थी। पीछे आयशा अपना थूक निगलती व मुश्किल अपने भरे भरे होंठों को फैलाती जरिश के पीछे जाने लगी थी कि इसकी कलाई जर्रार के सख्त हाथ की सख्त गिरफ्त में आ गई थी। एक हाथ जेब में डाले दूसरे से उसकी कलाई थामे वो दरवाजे के आगे कदरे फैल कर खड़ा होता, मुसलसल आयत को सिर्फ नजरों से घूरता उसके रूम से जाने के तमाम रास्ते बंद कर गया था। जरा लाला छोड़े मेरा हाथ। कुछ वक्त पहले मेरी क्या कसीदा गोई हो रही थी, जरा मुझे भी तो पता चले। इसकी कलाई को झटका देता उसे ने बिल्कुल करीब करता, नरम गरम नजरों से देखता इसकी बात काटता इस्तफसार करने लगा था। मैं नाचीज भला की कसीदा गोई में क्या ही कह सकती हूँ। आपको शायद सुनने में कुछ गलती लगी होगी। आयशा घबराहट से कहती अपनी मोटी मोटी आंखें पटपटाती, नाक में पहने सुनहरी लश्कारे मारती नोज रिंग जर्रार खानज़ादा को mesmerize कर चुकी थी। मैं क्या अब अंधों के साथ साथ बहरों की कैटेगरी में भी शामिल हो चुका हूँ?
वो सर झटकता है, जादूगरनी के शहर से बाहर निकलता, संजीदगी से इसके ही अल्फाज इसे वापस करता बोला था। अब वो हैरानगी से मोटी मोटी आंखों के साथ खूबसूरत भरे भरे होंठ भी नीमवा कर गई थी। जर्रार खानजादा की नज़र जब इसकी आंखों से होती हल्के नीमवा होंठों पर आ ठहरी तो वो थूक निकल कर रह गया था। ये लड़की अपनी बेखबरी में भी किसी को भी पागल कर देने का हुनर रखती थी। सुनने में तो ये भी आया है कि मैं तुम्हें घूरता भी बहुत हूँ। जरा वो मुश्किल इसके होंठों से नजर हटाता बोला था। एक सिर्फ एहतियात की रोक थी, वरना वो आज से अच्छे से बावर करवाता कि इतना सीधा वो वाकई नहीं है। आयशा अपने ये अल्फाज दोबारा सुनती, अब भी इसी पोजीशन में थी। अलबत्ता चेहरे की सुर्खी बढ़ने के साथ साथ वो अपने नीचे होंठ को बुरी तरह कुचलने लगी थी, जिसे देख जर्रार की बाहर अपना हाथ जेब से निकालता अपनी उंगली से उसका निचला लब आजाद करवा गया था। ये लड़की तो और उसका सब्र आजमाने पर तुली हुई थी, किसी और के लिए तो पता नहीं, लेकिन आयशा जर्रार खानजादा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सीधा साबित नहीं होने वाला। अब मैं कितना टेढ़ा हूँ वो जानने के लिए गो का इंतजार बहुत लंबा और मुश्किल है, मगर करना तो हम दोनों को ही पड़ेगा। जर्रार खानजादा मजीद अपना जब्त नहीं आजमाना चाहता था, इसलिए इसके होंठों से वो मुश्किल नजरें हटाता हुआ उससे कदर फासले पर हुआ था। आयत के पल्ले तो इसकी एक बात नहीं पड़ी थी। जर्रार खानजादा फिर इसका हाथ थामता, जरिश के रूम से निकलता, कॉरिडोर में आगे पीछे देखता, अपनी तसल्ली कर लिया था। फिर जरिश के रूम से एक रूम छोड़ दूसरे रूम में आयत को लिए एंटर हुआ था, जबकि आयत अपना हाथ लगातार इसे छुड़वा रही थी, मगर वो तो गोया इस अमल का कोई असर ही नहीं ले रहा था। आयत का हाथ रूम में आकर छोड़ता, वह रूम में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ा था। ब्लैक एंड वाइट थीम का ये बेडरूम बिलाशुबा किसी और का नहीं, जर्रार खानजादा का था। बेड के ऊपर लगी जर्रार खानजादा का खूबसूरत पोर्ट्रेट इस बात की वाज़ेह निशान नहीं कर रहा था, जबकि आयत मुंह खोले इस कितने बड़े और खूबसूरत रूम को देख रही थी। इस जर्रार खानजादा को दोबारा अपनी तरफ आता देख अपनी हैरानगी को काबू करती वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो हाथ में बॉक्स पकड़े इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। जर्रार ने इसके करीब आते ही बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया था, जिस पर वो उसे सवालिया नजरों से देख कर रह गई थी। तुम्हारे लिए मोबाइल फोन लिया था, मेरे अंधों की तरह सीढ़ियाँ उतरने से तुम्हारा मोबाइल टूट गया था। जर्रार उसकी सवालिया नजरें देख तंजिया गोया हुआ था। सच सच में लाला, आयत बगैर उसके तंज पर ध्यान देती खुशी से चीख पड़ी थी। जर्रार के हाथ से न्यू लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल लेकर उसे अलटते पलटते देखती, वो आंखें मुंह खोले कभी जर्रार को तो कभी मोबाइल फोन को देख रही थी। ये तो बंद रखो यार, तुम तो मुझे आज पागल करके ही छोड़ोगी। जर्रार खानजादा एक बार फिर उसके खुले मुंह को देखकर खुद के लिए सब्र मांगता, अपना हाथ उसकी ठोरी पर रखता खुला मुंह बंद कर गया था। मगर मैं ये नहीं ले सकती, ललचाती नजरों से मोबाइल को देखती मुंह बनाती बॉक्स वापस कर गई थी। मगर क्यों? क्योंकि एक तो ये महंगा बहुत है और ऊपर से सब घर वालों ने आपसे लेने पर तो और क्लास लगा देनी है। वैसे भी बलाज लाला ने मेरा मोबाइल ठीक करवा दिया है। अभी भी ललचाती नजरें हाथ में पकड़े बॉक्स पर ही थी, मगर मजबूरी ये थी वो ये ले नहीं सकती थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, कहना मेरे ही नुकसान की तलाफी की है, सिंपल, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। रखो शाबाश। जर्रार ने उसका बढ़ा हुआ हाथ पीछे करते मसले का हल निकाला था। नहीं सॉरी, मैं ये फिर भी नहीं ले सकती। आयत अब की बार जबरदस्ती बॉक्स जर्रार के हाथ में पकड़ाती, चेहरा झुकाए मुंह बसूरती बोली थी। आयत मसला क्या है आखिर? जर्रार खानजादा बच्चा खासा झुंझला चुका था। वो एक्चुअली बलराज लाला ने मुझे सख्ती से किसी से भी, खसूसन लड़कों से कोई भी चीज़ लेने से मना किया हुआ है और मैं उनकी बात नहीं डालती, इसलिए मैं ये नहीं लूँगी। तो ये जो तुम्हारे बलराज लाला हैं ये खुद क्या लड़कों की कैटेगरी में नहीं आते जो तुम उनसे इतने फेवर लेती हो? जर्रार खानजादा इस बलराज से अच्छा खासा आजिज आ चुका था, इसलिए बॉक्स पीछे मौजूद बेड पर फेंकता दोनों हाथ अपने कमर पर टिकाता अच्छा खासा चिढ़ता बोला था, आते हैं ना, मगर वो कोई गंदे लड़के थोड़ी हैं, वो तो सबसे अच्छे हैं। आयत अपनी ही धुन में बोलती, जर्रार के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख न सकी थी। वो तो क्या,
बलाश भी एक लड़का ही है, इसलिए इससे भी एक हद में ही रहना। आई समझ। जरार अब की बार इसकी बात काटता, उसे बाजू से पकड़ते अपने करीब करता सख्ती से बोला था, नहीं लेना मोबाइल फ़ोन मत लो, मगर ये बलाश नामा आधा मेरे सामने मत खोल कर बैठ जाना। आप जाओ, मजीद मेरे सामने रही तो न जाने क्या कर बैठूं। ये ना हो मुझ पर लगाए जमात की लिस्ट मजीद लंबी हो जाए। गुड बाय। हनूफ बनियाद को देखकर जरार इसको वार्न करने के साथ साथ जाने का बोलता, साथ से पीछे हल्का सा धक्का देता छोड़ गया था। इस सारे वक्त में वो जैसे उसको कंट्रोल किए हुए था, ये वही जानता था। जबकि आज शाप ने इतनी इंसल्ट पर मुंह बनाती, फौरन रूम से 9-11 हुई थी। हाँ, मगर लिस्ट में बदतमीज और बेफजूल का रोब झाड़ने वाला के इल्जामात शामिल हो चुके थे। करते करते बिल्लाखिर वो दिन आ ही गया था जिसके ना आने की मिराज शाह ने न जाने कितनी ही दुआएं कर डाली थी। कुछ भी हो जाता मगर ये रुखसती न होती। ये दुआ न जाने वो कितनी बार मांग चुकी थी, मगर इंसान के नसीब में निकाह हो वो तो फिर होकर ही रहना है। जज्बाती होकर वो रुखसती के लिए खामी तो बढ़ चुकी थी, मगर जैसे जैसे वक्त करीब आता गया था, ज़ावेर शाह का खौफ उसके दिल में बढ़ता जा रहा था। जो शख्स बगैर रुखसती के इतने इख्तियारात इस्तेमाल कर चुका था, वो भला हर वक्त नजरों के सामने एक ही रूम में रहने पर न जाने क्या सलूक इसके साथ करने वाला था। रुखसती का फंक्शन बहरवफियत अपनी तकमील को पहुंच चुका था। सब मेहमान भी बारी बारी वापस जा रहे थे। बड़ी हवेली में से बुरहान खानजादा के साथ साजिद खानजादा और फाहा ने ही शमूलियत की थी। माह को शहरियार ने अपनी बात पढ़ते हुए शाह हवेली नहीं आने दिया था। दादा जान के समझाने पर भी वो यही बोला कि जहाँ वो नहीं जा रहा वहाँ इसकी बीवी का भी कोई काम नहीं है। माह खुद ने इस कितनी मिन्नतें की थी, मगर वो मान कर नहीं दिया था, जिस पर माह उसे नाराज होती अपना बसेरा फाहा अपने और फाहा का मुश्तरका रूम में कर चुकी थी। शहरियार उसी दिन इस बात से बेखबर अपने किसी सेमिनार के चक्कर में आउट ऑफ सिटी चला गया था, इसलिए अभी तक बड़ी हवेली में रावी चैन ही चैन था। वहाँ ने बता ना सिर्फ उसके फंक्शन को खूब एंजॉय किया था, बल्कि कुछ दिन उसका इरादा शाह हवेली ही रुकने का था। वाजिद खानज़ादा से इजाज़त लेना उसने कब से छोड़ दी थी, मगर दादा जान की इजाज़त पर वो इधर उधर मुस्कुराती दादा जान को भी काफ़ी मुतमईन कर गई थी। छोटी हवेली से फहमीदा बेगम और जरार खानज़ादा ही आए थे। सारिया बेगम ने इनकी भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जरार खानज़ादा इस सारे फंक्शन में अपनी मोटो को डंके की चोट पर घूरता रहा था। जब मोटो मैडम इतने इल्ज़ाम लगा ही चुकी थी तो इसका फ़ायदा जरार खूब उठा रहा था। आयत कभी कभार जवाबन घूरने पर अपना चेहरा झुकाए मुस्कुरा जाता, कुछ वक्त असर करता, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होता घूरना स्टार्ट कर देता। ज़ावेर शाह इस पूरे फंक्शन में बेहद संजीदा रहा था। कोई मुस्कुराहट, कोई जो माने जुमला उसने कहना तो बहुत दूर की बात है, उसने नज़र भर कर मिरहा की तरफ देखा तक नहीं था, जिसकी कोई उम्मीद बहरहाल मिरहा को थी भी नहीं। ये शख्स महज अपने मतलब और ज़रूरत के लिए रुखसती करवा रहा था। सारे फंक्शन और बाकी रस्मों के बाद मिरहा को ज़ावेर शाह के रूम में पहुंचा दिया गया था। मेरा इस वक्त कंप्लीट ब्लड रेड लहंगा, चोली में मलबूस हम रंग दुपट्टा सलीके से सेट किए, स्मोकी मेकअप और न्यूड लिपस्टिक लगाए, खूबसूरत ज्वेलरी पहने, किसी को भी शाहरुख खान ने चुप कर सकती थी। सानिया बेगम और बाकी कुछ कजिन्स के जाने के बाद डोर ठक से बंद हुआ तो वो भी अपना ड्रेस बेड से समेटती उठी थी। इसका ज़ावेर शाह का इंतज़ार और खिदमत करने का कोई इरादा नहीं था। नहीं जानती थी इसका रूम में आने के बाद क्या रवैया होगा, मगर कम अज़ कम खुद की इज्जत नफ्स का कुछ भरम अपनी नज़रों में तो बाकी रहेगा। जल्दी से उसको दुपट्टे और चुनरी की गैस इजाद करवाते वो अलमारी की तरफ बढ़ी थी। दुपट्टे से बेनियाज अपना ड्रेसिंग मिरर में अक्स देखकर वो लाल सुर्ख पड़ी थी। इसके इस ड्रेस के साथ साथ बाकी हर ड्रेस भी ज़ावेर खानज़ादा ने खुद ऑर्डर करवाए थे। शदीद एहतिजाज के बावजूद भी इसे ये ड्रेस पहनना पड़ा था, जिसका गला पीछे से काफ़ी गहरा था। अपनी कमर वो दुपट्टे से अच्छे से कवर कर थी। आज का दिन गुजार चुकी थी, मगर इस सूर्य में इसका ज़ावेर के सामने जाने का कोई इरादा नहीं था। मिरर के सामने से हटती और रूम में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ी थी, मगर अलमारी खोलने पर भी एक से बढ़कर एक बेहुदा स्टाइल के ड्रेसेस हैंग हुए नजर आए थे, और जो ढंग के थे वो इस कदर हैवी काम वाले थे कि वो पहनकर बंदा थक तो सकता था, मगर आराम करने का कोई चांस नहीं था।
अभी वो अपने लिए कोई ढंग का सूट ही देख रही थी कि क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था, जिसकी आवाज़ पर मिरहा वहीं अपनी आंखें सख्ती से नीचे साकत हुई थी। दूसरी तरफ जावियार शाह का रूम दूसरी तरफ जावियार शाह रूम का दरवाज़ा खोलकर रूम में एंटर हुआ तो सामने बेड पर उसे नाप पाकर माथे पर बल वाजे हुए थे। ड्रेसिंग पर ज्वेलरी, उसका दुपट्टा बेतरतीब पड़े हुए थे। नजरें ड्रेसिंग से होती अलमारी खोले उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी मिरहा पर पड़ी तो माथे पर पड़े बाल यकलक गायब हुए थे। होंठ पर तमस्कराना मुस्कुराहट लिए एहतियात से अपने पीछे रूम का डोर बंद करता वो साकत खड़ी मिरहा की तरफ बढ़ा था। लगता है कोई बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। मिरहा तक पहुंचता वो उसको पुश से अपने बाजों के हिस्सार में इसके कान में झुका गोया हुआ था, जबकि मिरहा हनूज अपनी आंखें मीच और लफ्ज सख्ती से आपस में व्यवस्थ किए खड़ी थी। जावियार शाह ने इसकी साफ शफाफ कमर पर गहरी निगाह डालते इसे बाजू से पकड़ दे। इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। एक पल को तो जावियार इसके मेकअप से सजे हर नक्श में खो सा गया था। कहते लम्हे जावियार के मिरहा के आपस में सख्ती से पेवस्त होंठ को देखते सिरके थे। मिरहा जावियार के अपने बाजू पर सख्त पड़ती ग्रिप से सिसकारी भरने पर मजबूर हुई तो साथ ही जावियार शाह भी चौंकता होश में आया था।